बात कहाँ तक हुई है, जरा एक बार रिकैप्सुलेट कर लें, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ हमको जाना है। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी के दो रेगुलेटर्स में से एक, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट का गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को देखता है। फिस्कल पॉलिसी के कई कंपोनेंट्स हैं। हमारी चर्चा अब तक बजट के ऊपर हो चुकी है। बजट में पर्टिकुलरली हम दो लेवल पे इसको एनालाइज किए हैं। एक तो कि द आइडिया ऑफ बजट वो क्या है। आइडिया के लेवल में कई चीज़ें हो जाती हैं। अगर सिंपलिस्टिक बात करें तो वो प्लानिंग है। अगर हम कंट्रोल मैकेनिज्म के हिसाब से देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है वो। आइडिया के लेवल पे बजट अलग चीज़ है। और दूसरा, अगर हम प्रोसेस के तौर पे बजट को देखेंगे, बजट एज अ प्रोसेस, तो हम क्या देखेंगे कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक तय क्रम में होने वाला ये प्रोसेस है। यहाँ पे हमारी बात जो अब तक हुई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एप्रोप्रिएशन बिल पे और ये फाइनेंस बिल पे, ये असल में बजट का अधूरा भाग है। बजट के बारे में हमारी कंप्लीट जानकारी पॉलिटी में आगे होगी, जब पॉलिटी में हम लेजिस्लेचर का टॉपिक देख रहे होंगे। और लेजिस्लेचर में जब हाउस के अंदर से बिल कैसे गुजरता है तो उसमें ऑर्डिनरी बिल और बजट प्रोसेस पे हमारा डीपर डिस्कशन जाएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका एक पार्ट जो है वो पॉलिटी में पड़ा हुआ है, जो ड्यू कोर्स में आपके पास में आएगा, राइट। अभी के ग्राउंड पे, अभी अर्ली ग्राउंड पे खड़े होकर के हमको बजट के बारे में क्या जानने की जरूरत है। प्रक्रिया में कम से कम तीन एसेंशियल प्रक्रिया है। पहला जो है वो आर्टिकल 112 रिक्वायर करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना। दूसरी चीज एप्रोप्रिएशन बिल का होना, जिसके बाद सीएफआई से स्पेंडिंग का राइट मिल जाता है। अगला चीज फाइनेंस बिल का पास होना, उसके बगैर गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन का राइट नहीं होगा। हालांकि जब हम डीपर लेवल पे इनको देखेंगे तो बीच में डिमांड फॉर ग्रांट्स आते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होता है। बजट के प्रोसेस असल में इससे ज़्यादा इलेबोरेट और लंबा है, लेकिन इकोनॉमी में यहाँ पे खड़े होकर के बजट के बारे में आप इतना जाने कि तीन अलग अलग बिल्स का पास होना है, मिनिमम तीन बिल का पास होना है। टेक्निकली देयर आर मोर नंबर ऑफ बिल्स जो कि इस प्रोसेस से हमको पास कराने पड़ेंगे। बजट में हम लोग मिल चुके। बजट से बाहर निकलते हुए हम लोग पब्लिक अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, पब्लिक के फंड को कैसे मैनेज करते हैं, उन तीन खातों के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। एप्रोप्रिएशन भी, ये कंसोलिडेटेड फंड सबसे बड़ा फंड है, जनता उसका ओनर है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस से निकलेगा। हालांकि कंसोलिडेटेड फंड से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है, जिसको हम चार्ज डाउन कहते हैं। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी, प्रेसिडेंट के सैलरी, इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही निकलेंगे, लेकिन वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं निकलेंगे। उनके बारे में डीपर चर्चा बाद में। अभी के लिए आप समझे कि एक पब्लिक फंड से गवर्नमेंट जब भी बजट के लिए पैसा निकाल रहा है तो वो जनता से परमिशन ले रहा है, वो बजटरी कंट्रोल का टूल है। अब तक हमारा डिस्कशन बजट के टॉपिक पे यहाँ तक पहुँचा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कि बजट के अंदर में अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। अकाउंटिंग के ऊपर और ऑडिटिंग के ऊपर हमारी चर्चा हुई कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना। आप इनकम के फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऑडिटिंग करने का मतलब होता है अकाउंटिंग के डेटा को वेरीफाई करना, उसको चेक करना कि अकाउंटिंग ने जो डेटा रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं है। बजट में हम क्या देख रहे हैं कि दो तरीके से हमने अकाउंट को डिवाइड किया है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर दे चुके हैं कि इनके वर्ड के मीनिंग में मत जाइएगा, ये नाउन्स हैं, ये नाम है इनका। रेवेन्यू अकाउंट नाम है, इसका मतलब सिर्फ इनकम का अकाउंट नहीं, इसके अंदर इनकम की भी बात होगी, एक्सपेंडिचर की भी बात होगी। ये अकाउंट का नेम है। और उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट जो है वो अकाउंट का नेम है। इन दोनों नेम को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, इस बेसिस पे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर में हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रखेंगे जो लेस देन 1 ईयर के अंदर में सेटल हो जाने वाले हैं, और कैपिटल अकाउंट में वैसे होंगे जिसमें कि 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड लगने वाला है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
दोनों के अंदर ही इनकम के कंपोनेंट्स हैं, यहाँ कैपिटल का इनकम, यहाँ रेवेन्यू का इनकम, दोनों के अंदर में एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट है कैपिटल का। और यहाँ पे बाकी की बात हम लोग पिछले क्लास में इसके ऊपर अकाउंटिंग के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, और वहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे लेकर के चलने वाले हैं, राइट। सो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट में देख रहे हैं क्या है कि रिसीप्ट भी है, एक्सपेंडिचर भी है। रिसिप्ट दो तरीके का है, एक तरीके का रिसिप्ट ये टैक्स रिसिप्ट है, और दूसरे तरीके का रिसिप्ट नॉन टैक्स रिसिप्ट है। गवर्नमेंट अगर कभी भी जब जनता से एज अ मैटर ऑफ राइट टैक्स कलेक्ट करता है तो वो टैक्स रिसिप्ट के अंदर में कैलकुलेट होता है। और गवर्नमेंट अगर जैसे कि कोई फाइनेंशियल ऑपरेशन चला रहा है गवर्नमेंट का, लेट्स से कि इंडियन रेलवे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इंडिया पोस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो इस तरीके के जो इनकम गवर्नमेंट के होंगे वो नॉन टैक्स रिसीप्ट में जाएंगे। रेवेन्यू के अंदर कब जाएंगे, जब एक साल के अंदर का बात है, और कैपिटल के अंदर में कब जाएगा, जब एक साल से ज़्यादा की बात है, राइट। वी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन द टैक्स पार्ट। हम लोग बेसिकली बजट नीति के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बजट क्या है और बजटिंग कैसे कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स पॉलिसी। और हम इस बारे में पहले भी एक दो बार क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन इट्स जस्टिफाइड कि अगर हम एक बार फिर से दें। वो ये है कि हम ये टैक्स पॉलिसी और बजट पॉलिसी अलग अलग करके हम क्यों बोल रहे हैं। टेक्निकली जो है वो टैक्स पॉलिसी बजट पॉलिसी का ही पार्ट है, और बजट पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। यानी कि बड़ा इनकम पासिंग टॉपिक आता है पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के अंदर में बजटिंग भी आ जाएगा, टैक्सेशन भी आ जाएगा, 75 तरीके की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक फाइनेंस में आ जाएंगी, पब्लिक डेप्ट भी आ जाएगा, 10 तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। उनके ऊपर ज़्यादा डीपर बात कभी आगे हमारा होगा। ये जेपीएससी के मेंस का टॉपिक है, प्लस यूपीएससी के मेंस का टॉपिक है। इसको हम लोग सेपरेटली ड्यू इम्पोर्टेंस के साथ में वहाँ पे हैंडल करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, अभी के समय हम इंटरेस्टेड हैं कि हमको दिमाग में ये इन एंड आउट मैकेनिज्म को क्लियर रखना है, क्योंकि हम लोग मॉनेटरी कंट्रोलर और फिस्कल कंट्रोलर शुरुआत से जो हमारा माइंडसेट रहा है कि दोनों ही कंट्रोलर का जो सबसे प्राइमल फंक्शन है वो है कि इकोनॉमी को रेगुलेट करना। और इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करेंगे, इसमें मनी के सप्लाई को बढ़ा करके या घटा करके। यानी कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ रहे थे तो हमारा नज़रिया क्या था कि इसमें इन टूल क्या है, आरबीआई इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट कैसे करेगा, और इसमें आउट टूल क्या है, आरबीआई मनी से इकोनॉमी से मनी बाहर कैसे निकालेगा। फिस्कल पॉलिसी में भी हमारा मेन कंसर्न इस बात पे है कि आपके दिमाग में इसका इन आउट टूल के रूप में बने। तो भले ही टेक्निकली टैक्स पॉलिसी बजट पॉलिसी के अंदर का ही सब पार्ट है, और बजट पॉलिसी फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, लेकिन हम टैक्स पॉलिसी और बजट पॉलिसी को अलग रख रहे हैं, क्योंकि हम इन एंड आउट टूल के रूप में आपके दिमाग में इसका इमेज बैठा देना चाहते हैं कि बजट पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान करता है, इकोनॉमी में मनी पुट करता है, और टैक्स पॉलिसी में गवर्नमेंट इकोनॉमी से मनी बाहर निकाल रहा होता है, और उसके मार्फत से वो इकोनॉमी के मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है। सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन इन एंड आउट मैकेनिज्म, ताकि दिमाग में वो वाला चीज बना रहे। बाकी अदर देन दैट टेक्निकल सेंस में समझेंगे तो टैक्स पॉलिसी इज पार्ट ऑफ बजट पॉलिसी, और बजट पॉलिसी ज़्यादा ओवर इनकम पासिंग टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है। सो अभी हमको टैक्स पॉलिसी पे फोकस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट टैक्स, और इस ग्राउंड पे खड़े होकर के हमको इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को भी समझना होगा कि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, इसमें मेजर टैक्स क्या है, मेजर प्रोविजन क्या है, इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। लेकिन आगे के डिस्कशन में जाने से पहले फिर से एक वार्निंग जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो कि टाइम का सिंक है। वो क्या है कि बहुत ज़्यादा
टैक्सेशन के रूल के अंदर में नहीं उतरेंगे। आप लोग जो क्लासरूम में हमारे साथ स्टूडेंट हैं वो कभी आप लोग हमसे बोलिएगा, हम आपको हमारे घर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको हम टैक्स की किताबें आपको दिखाएंगे कि टैक्स के स्पेसिफिक्स अगर आप देखने पे जाएंगे तो वो इतने वॉल्यूम दर वॉल्यूम का जो है सो किताब है, जो कि अगर हर इंडिया के टैक्स के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो सो देर इज अ स्लिपरी स्लोप। अगर वॉल्यूम वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है तो आपको कहाँ तक जाना है इसके बारे में आपको सीमा रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो असल में आप उसके बदले में वैल्यू नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अब वो आपको उतना पॉइंट नहीं दे रहा है जितना आप उसके अंदर टाइम डाल रहे हैं, और टाइम के इन्वेस्टमेंट में हमको हमेशा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, राइट। सो हमको हर टैक्स के बारे में नहीं जानना है। बात पहले यहाँ से शुरू करें। हमको मेजर टैक्सेस के बारे में जानना है, हमको वैसे टैक्सेस के बारे में जानना है जिसके बारे में कोई कहे कि यार तुम आईएएस का तैयारी कर रहे हो, तुमको ये कैसे नहीं पता है, तुमको ये नहीं पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, तुमको ये नहीं पता है कि जीएसटी क्या है, कैसे काम करता है। सो वी हैव टू बी लिटरेट एट दैट लेवल। वी डोंट हैव टू बी प्रोफिशिएंट एट द लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज। वो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि लंबा चौड़ा समय अपना इस ट्रेनिंग में जाते हैं, और देयर इज अ लॉट टू दैट। सो दैट बीइंग सेड, हम जिन टैक्सेस के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिए। इनके अलावा कुछ वैसे टैक्सेस जो कि करंट अफेयर्स में किसी कहानी में निकल करके आपको आ जाते हैं, तो जैसे कि कोई न्यूज़ हाईलाइट बन गया वो टैक्स को लेकर के, या फिर सर्टेन जगह पे वो न्यूज़ हाईलाइट बन गया, तो इन टैक्सेस को आप देखिए और बाकी बहुत डीप में नहीं उतरिए। इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप भूले नहीं कि जनरल स्टडीज़ आप जनरलिस्ट के नज़रिए से तैयार कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट के नज़रिए से नहीं। एग्जामिनेशन डिज़ाइंड है, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर आप स्पेशलिस्ट होने की कोशिश करेंगे। और जनरल स्टडीज़ का स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि आप हर में स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। तो अनलेस कि आपको हमारे जैसा टीचिंग करना है तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आपको उतना समय नहीं देना चाहिए उसके अंदर में। सो हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है ना। सो चलिए बात करते हैं इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर पे, और क्या मेजर टैक्सेस हैं, कैसे काम करते हैं, और उसके स्टार्ट और इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनके ऊपर हम लोग बात कर लें। सॉरी। खैर, आगे बढ़ने से पहले पहले तो हमको एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर ले टैक्सेस के बारे में, कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, है ना। एक तरीके के टैक्सेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक तरीके के टैक्सेस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नाउ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इस बात से होता है कि पे करने वाला कौन है, ले कौन रहा है, और किसके मार्फत से जा रहा है। जब ऐसा कोई सिनेरियो बने कि जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली पे कर रहा हो लेजिटिमेट अथॉरिटी को, जो कि टैक्स कलेक्ट करने का अथॉरिटी रखता हो, तो वैसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्सेस कहेंगे। वहाँ कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा, जिसको देना है, जिसकी लायबिलिटी है टैक्स की, और जो कलेक्ट कर रहा है, वो दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, है ना। सो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। उसके अपोज में इनडायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जहाँ एक मिडिल मैन इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे कि सामान के ऊपर जो टैक्सेस दे रहे हैं, तो असल में आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप जो है सो जिसको टैक्स दे रहे हैं वो घूम करके कंपनी के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, और प्रोड्यूसर आपके बिहाफ में उसको गवर्नमेंट के पास कर रहा है। पेप्सी वाले जो हैं वो टैक्स भर रहे हैं, जबकि उनके जेब से नहीं जा रहा है, यूज करने वाले की जेब से जा रहा है। लेकिन जो यूज कर रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा है, वो कंपनीज दे रहे हैं ना, तो उनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना। इनके डीपर बातों पे उतरने से पहले हमको वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, और हमको एक टैक्सेस को लेकर के एक थोड़ा सा होलिस्टिक एक बड़ा नजरिया हमको समझने की जरूरत है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ टैक्स, व्हाट इज अ टैक्स, लेट्स स्टार्ट विद देयर, है ना। देखिए,
एंशियंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की कहानी देखेंगे। हम देखेंगे कि स्टोन एज से बाहर निकलते हुए अर्ली सिविलाइजेशंस हमारे पास कैसे बैठे, सोसाइटी का मोर्फोसिस कैसे हुआ, कैसे कैसे सोसाइटी इवॉल्व होते हुए मेडिवल में जाएगा। एंशियंट के दौरान में हम कई तरीके की चीज़ों को देखेंगे। एंशियंट में आने वाली एक कहानी से आपको हम अवगत करा दें कि देखिए, स्टोन एज से बाहर निकलते हुए हमारे पास इंडिया में एक पिक्यूलियर घटना हुई थी कि हमारे पास एक अर्बनाइजेशन हुआ था। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो पाकिस्तान वाले इलाके में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, वहाँ पे इंडस रिवर के किनारे हुआ था। वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, वो शहर थे। उनके बारे में ज़्यादा हमको पता नहीं है। सो देर इज़ अ नॉलेज ब्लैंक, नॉलेज वैक्यूम देयर। सो उनके बारे में बहुत डेफिनेटली कोई कुछ कह नहीं सकता है। सो उनको कहानी से हटा दें। अगला जो वहाँ से हमको एक कल्चरल डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलता है। सिर्फ एकमात्र जगह इंडियन हिस्ट्री में जहाँ कल्चरल डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। इंडियन हिस्ट्री में हमको पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी कई जगह देखने को मिलता है कि इसका शासन चल रहा है, वो टूट गया, उसके जगह वो। इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी एक फीचर है। वो इतनी रेकरिंग थीम में होने वाला चीज है कि दैट इज अ फीचर, वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी दूसरी बात है। पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी में एक शासन टूट रहा है, उसके जगह पे दूसरा शासन आ रहा है, वो जा रहा है, उसके जगह दूसरा शासन आ रहा है, वो दूसरी बात है। कल्चरल डिसकंटिन्यूटी इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक बार हुआ, और वो कल्चरल डिसकंटिन्यूटी इसी इंडस वैली के बाद वाले पॉइंट पे। इंडस वैली से कल्चर आगे कंटिन्यू नहीं किया। वी डोंट नो हु दे वेयर, कहाँ गए, कौन से लोग थे, क्या हुआ, उनके बारे में कुछ नहीं। और उन्होंने राइटिंग जैसा इस्तेमाल किया, दे आर नॉट हेल्पिंग अस। उन्होंने बहुत उटपटांग चीज लिखा हुआ है, उसको समझने में हमारा, एंड वी आर प्रिटी स्मार्ट, लेकिन उसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर कि उन्होंने कहना क्या चाह रहे हैं। और एज इट टर्न्स आउट मे बी कि वो कुछ कहना भी नहीं चाह रहे होंगे। तो वी डोंट नो, देर इज अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। सर्टेनिटी देखने को मिलेगा इंडिया में फर्स्ट सिविलाइजेशन, और वहां से लेकर के अभी तक कल्चरल कंटिन्यूटी रहा है। भले ही हमारे पास पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी रहा हो, लेकिन कल्चरल कंटिन्यूटी रहा है। वही कल्चर है, वही लोग हैं जो कि कंटिन्यूअस होते गए। बाकी बाहर के कल्चर्स आते गए, उनके कंपोनेंट्स मिलते गए, जुड़ता गया, और इंडिया जो कि कल्चर का मेल्टिंग पॉट है, वो सब जोड़ता जोड़ता आज का हमारा ये कंपोजिट कल्चर, हम जहाँ पे इंडियन आइडेंटिटी में हम खड़े हैं, सो यहाँ पे ये आता है ना। सो उस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है जबकि आर्यंस माइग्रेट करते हैं। ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं, ये घुड़सवार हैं, ये हर्डर्स हैं, ये मवेशी पालक हैं, ये खेती करते हैं। ये अर्बन सिविलाइजेशन नहीं है, ये रूरल सिविलाइजेशन है, ये ग्रामीण सभ्यता है ना। ये वहां से आए, इनके पास घोड़े थे, इनके पास शुरुआत में आयरन नहीं था, लेटर फेज में इनके पास आयरन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, अगल बगल से एम्पावर हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस चल सकते हैं, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर रहेगा। गंगा के किनारे पहले वेस्टर्न साइड में फैले, उसके बाद बढ़ते 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 गंगा में वो बिहार तक, ये जो पूरा सेंट्रल बेल्ट देख रहे हैं, ये आर्यन सिविलाइजेशन है ना। सो आर्यन सिविलाइजेशन के अर्ली फेजेस ऐसे थे कि उस समय प्रॉपर्टी का लैंड के रूप में कोई कंस्ट्रक्ट नहीं था, क्योंकि जगह ही जगह है, रहने वाले कोई है नहीं। पूरे भारत में छोटे छोटे कबीले हैं, दूर दूर फैले हुए हैं। लैंड का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लैंड जो है सो एक प्रॉपर्टी के रूप में वैल्यू ही नहीं रखता है। लैंड जिसको चाहिए जहाँ चाहिए ले लो, कोई जगह का कमी थोड़े है। उनके लिए ट्रू जो एसेट था वो हुआ करता था गाय ना। गाय एक अलग चीज है, वो इंडियन मेंटालिटी, अगर गाय की आपको समझनी है तो उसके कई डायमेंशन है। उसका एक डायमेंशन यहाँ पे देखिए, उनके लिए जो सबसे कीमती चीज था, जो इकोनॉमिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, वो था कैटल। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर एक, कैटल जो है वो उस समय का हाईटेक मशीन है, जो कि एग्रीकल्चर जैसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू को इनेबल करता है। उस समय के लिए वो कटिंग एज है, एग्रीकल्चर कर पाना। सो कैटल जो है वो एग्रीकल्चर में मैसिवली यूजफुल है। आज के समय जैसे ट्रैक्टर्स या दूसरे मशीन को आप यूजफुल मानते हैं, उस तरीके का यूजफुल है।
दूसरी बात क्या है कि कैटल जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, कैटल खुद जो है वो फूड का सोर्स है। तो वो मिल्क दे रहा है, वो मीट दे रहा है, वो हाइड दे रहा है, चमड़ा दे रहा है। देर आर सो मेनी बाई प्रोडक्ट्स जो कि कैटल प्रोवाइड करते हैं। सो कैटल वाज द प्राइज्ड कमोडिटी। और आर्यन, अर्ली आर्यन सिविलाइजेशन के लिए कैटल इतना इम्पोर्टेंट था, ये कई बातों से दिखता है। गोधुली, वो शाम का जो दिन का कलर जो है वो गाय के नाम पे, कि गाय का कलर जैसा कलर हुआ। बेटी को जो है सो ये गाय के नाम से बोला करते थे। वो जो जगह दूरी नापने का जो माप था वो गाय के आधार पे था। तो सो कैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे रूरल सिविलाइजेशन में अगल बगल के दूसरे सिविलाइजेशन के साथ में टकराव हुआ करता था, और उनको गवैया युद्ध करते थे, क्योंकि वो लैंड के लिए नहीं युद्ध हो रहा था, वो गाय के लिए होता था। तो बगल का गांव जो है वो बगल का कबीला अटैक किया, और अटैक करके इनका गाय जो है वो उठा करके ले गया, कभी ये अटैक किया उनका उठा के। दैट वाज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि उस समय हुआ करता था। आउट ऑफ दिस नेसेसिटी उनके सोसाइटी में एक सैलरीड पर्सन का जॉब क्रिएट हुआ। वो सैलरीड पर्सन गार्ड होने वाला है। उसकी जिम्मेवारी है कि वो खुद अपना गाय नहीं पालेगा, बल्कि गांव के सभी गायों का देखभाल करेगा। तो वो कभी प्रोटेक्ट करने का जरूरत पड़ा, कभी बाहर से कोई दूसरा अटैक हुआ, तो ये एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि जिसका काम ही है गांव के गायों को प्रोटेक्ट करना, राइट। इसके चूंकि इसकी अपनी गाय नहीं है, ये दूसरों की गाय को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस चलते इसको कुछ जो है सो उसके बदले में कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये कॉम्पनसेशन वॉलेंट्री था, इसको बलि कहा जाता था। बलि का मतलब ऑफरिंग कहते हैं। बलि का मतलब नॉट नेसेसरली मीट या फिर उस तरीके ये कोई जानवर का जान जाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। बलि कहने का मतलब हुआ कि ऑफरिंग, हम कुछ दे रहे हैं, है ना। सो इस पर्सन को सारे गांव वाले जो है वो कुछ वॉलेंट्री दिया करते थे। बलि था, वो वॉलेंट्री था, जिसको जितना मन में आया उतना देगा। इस पर्सन के पोजीशन का नाम राजन था। राजन नाम का एक आदमी को रखा गया। राजन की जो है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, जो कि गांव प्रोटेक्ट करेगा और गांव उसको देगा। धीरे धीरे यही सिंपल सोसाइटी, यही रूरल विलेज जो है वो मॉर्फ करता जाएगा, इवॉल्व करता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और ये राजन आगे चल करके राजा में होने वाला है। और राजा जो है वो पब्लिक फाइनेंस देख रहा है। पहले के समय में उसको गांव के 4 गाय को या 15 गाय को प्रोटेक्ट करना था। अब जब वो सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं, वो और अदर ड्यूटीज भी निभा रहा है, यानी कि अब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। पहले एक एक गांव का पर्सन जो है वो गांव के गाय को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का या जो सर्विस जनरेट कर रहा है उसको जनरेट करने का कॉस्ट जो है वो लिमिटेड है। अब वो कॉस्ट बढ़ गया है, राइट। क्योंकि गवर्नेंस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना है, अब 10 तरीके का चीज करना है। सो ये जो राजन जो कि एक सैलरीड वॉचमैन रखे थे, दैट इवॉल्व टू बी द किंग, और वो वहां से स्टेट का रूप और वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होता चलेगा, है ना। इस बात को अगर आप समझते हैं तो आप समझिए कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स एक नेसेसरी कंपोनेंट है पब्लिक फाइनेंस का ना। पब्लिक फाइनेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका पर्सनल फाइनेंस, वो आपका पर्सनल फाइनेंस है। आपके घर में मरम्मत करने की जरूरत हुई तो कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जिम्मेवारी है, उसका लाभ आप उठा रहे हैं, तो उसमें मरम्मत करने की जरूरत पड़ेगी, आप करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी है, हम करेंगे। लेकिन रोड का कौन करेगा? हमारे पास तालाब कौन करेगा? हमारे पास बस अड्डे कौन करेगा? हमारे पास एरोड्रम्स कौन करेंगे? तो देर इज अ डोमेन जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बिना पर्सनल प्रॉपर्टीज आप पर्सनल स्फेयर में ऑपरेट नहीं कर सकते। कुछ एसेंशियल सर्विसेज है, वो जॉइंट सर्विसेज हैं, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए हैं, बट एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनका होना जरूरी है, राइट। सो उस एसेंशियल सर्विसेज का कॉस्ट सभी कलेक्टिवली बेयर करेंगे। उसका सर्विसेज को के जितने भी बेनिफिशियरी होने वाले हैं, ये कलेक्टिवली बेयर करेंगे। इसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त इसको कहते हैं। जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस के दो कंपोनेंट हैं, एक तो कि पब्लिक रेवेन्यू,
उसके पास इनकम कैसे होगा, और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कैसे होगा। नाउ एक्सपेंडिचर पार्ट नहीं हो पाएगा अगर रेवेन्यू पार्ट नहीं होगा, राइट। सो एक स्टेट को चलाने के लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल से ऊपर उठिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए उसका एक एक्सपेंडिचर होगा, और उस एक्सपेंडिचर के लिए एक नेसेसरी आपके पास इनकम होना चाहिए, वरना वो होल सेटअप काम नहीं करेगा। आखिर वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि थिन एयर में तो जनरेट नहीं होता है, राइट। सो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर तब तक नहीं होगा जब तक पब्लिक रेवेन्यू नहीं होगा, पब्लिक फाइनेंस नहीं होगा जब तक पब्लिक रेवेन्यू नहीं होगा। सो सवाल आता है कि टैक्स क्या है। टैक्स वो नेसेसरी फाइनेंशियल कंपोनेंट है जिसके बिना कोई भी कलेक्टिव काम नहीं किया जा सकता है स्टेट लेवल पे। अब टैक्स को हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का बात है। वही दूसरे रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख सकते हैं तो उसको टैक्स नहीं बोलेंगे। टैक्स स्पेशल टाइप का रेवेन्यू है जो कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को कहते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही टैक्स कलेक्ट करने का राइट है, और बाकी सिर्फ गवर्नमेंट के को हम कह सकते हैं और दूसरे को नहीं कह सकते हैं, राइट। सो टैक्स जो है कहने का मतलब क्या हुआ, वो नेसेसरी कंपोनेंट जिसके बिना पब्लिक फाइनेंस चलेगा ही नहीं। नाउ टैक्स कब से है, जब से स्टेट है। कोई भी पब्लिक फाइनेंस जब से एग्जिस्ट कर रहा है वो बिना टैक्सेशन के तो नहीं होगा ना, क्योंकि आखिर हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस द फाइनेंसेस। एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ से आएगा, आपके पास सेना का खर्चा है, आपके पास सर्विसेज जनरेट करने का खर्चा है, तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। ये टैक्स हमेशा से रहा है। सो टैक्स वो सबसे अर्ली सोसाइटी में जो सिर्फ पर एक राजन का पोस्ट है वहाँ पे टैक्स है, वहाँ से होते होते आज तक जो आप देख रहे हैं टैक्स हैज ऑलवेज बीन। एक राज्य में टैक्स हमेशा से रहा है, उसका रूप बदला है, वो एक्सप्लॉयटेटिव रहा है, बेनिफिशियरी रहा है, उसका नेचर बदला है, कैरेक्टर बदला है, पर टैक्स तो हमेशा से रहा है। टैक्स कोई नई घटना नहीं है, राइट। सो टैक्स हमेशा से रहा है। ना नेचर बदला है। लेट्स टॉक कि टैक्स के नेचर जो है वो टाइम के साथ कैसे कैसे बदले हुए हैं। देखिए हम अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एकदम अर्ली टैक्सेशन कैसा था, वो वॉलेंट्री था। यानी कि लोगों का जितना इच्छा हुआ उतना दे दिए, उससे जो है राजन काम चला रहा है। लेकिन एक वॉलेंट्री टैक्सेशन के सिस्टम पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट तो नहीं हो सकता है ना, एक मजबूत राज्य तो नहीं हो सकता है। एक मजबूत राज्य वो है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जो कि कभी अगर जरूरत पड़े तो उस कैपेसिटी को मोबिलाइज कर सकता है, उसको जरूरत पड़े तो अपनी सेना 4 गुनी बड़ी कर सकता है, उसके पास जरूरत पड़े तो अगल बगल से फूड ग्रेन खरीद सकता है। सो एक आप क्या देखेंगे, और हिस्ट्री में आप इस बात पे आप लोग जरा गौर करेंगे कि जो जितना बड़ा साम्राज्य और जितना वेल मैनेज साम्राज्य होगा उसका टैक्सेशन का सिस्टम उतना ही बढ़िया होगा। वो इजीली नीचे से उतना टैक्स ले रहा होगा और तभी जाके चल पाएगा। मौर्यन किंगडम, गुप्ता किंगडम, आप जितने भी बड़े साम्राज्य देख रहे हैं, नो बिग एम्पायर कैन एग्जिस्ट विदाउट अ रोबस्ट टैक्सेशन सिस्टम। क्योंकि टैक्सेशन नहीं होगा तो फाइनेंस कहाँ से होगा, फाइनेंस नहीं होगा तो कैपेबिलिटी ही नहीं होगा, आप रिसोर्सेज ही नहीं मोबिलाइज कर सकते हैं। सो टैक्स तो हमेशा से रहा है, उसका नेचर बदला है। जो शुरुआत वाले अर्ली टैक्स के रूप देख रहे हैं, कहीं वॉलेंट्री हो गया, ये तो ये छोटे स्केल पे चल सकता है। चंदा से चलने वाली संस्था जो है वो कभी ताकतवर नहीं हो सकती है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स अपना होना चाहिए। सो टैक्सेशन हमेशा से रहा है, उसका नेचर बदला है ना। बहुत पीछे से हमको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लोजर स्नैपशॉट लीजिए कि टैक्सेशन का नेचर नियर फ्यूचर में कैसे बदला है। देखिए टैक्सेशन के इंडिया में जो टैक्सेशन रहा है उसके बारे में अगर आप ब्रीफ स्नैपशॉट चाहते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला तोड़ सकते हैं प्री ब्रिटिश। तो प्री ब्रिटिश में सारे को ले लीजिए, जितना भी मेडिवल पीरियड रहा है, एंशिएंट रहा है। असल में कायदे से देखिए कि इंडिया में एक मुगल शासन की व्यवस्था लगी है, और उसके पहले जो भी इंडिया में शासन चलने हैं सब कौटिल्य का ही मॉडल यूज किए। तो फंडामेंटली ब्रिटिश से पहले जाइएगा तो 2 ही एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है, एक कौटिल्यन मॉडल है और एक मुगल मॉडल है।
कौटिल्यन मॉडल तो गुड गवर्नेंस का प्राइम एग्जांपल है। उसके अंदर में टैक्सेशन के लिए इलेबोरेट प्रोविजन होगा, उसमें राजा के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आप देखिए कि कौटिल्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है उसमें प्रोविजन ये है कि राजा अगर अपनी गलती से जनता का नुकसान कर देता है तो राजा के सैलरी से काट करके जनता को पैसा दीजिए। सो किंग वाज अ सैलरीड पर्सन इन अ कौटिल्यन मॉडल। सो वो वाले मॉडल में टैक्सेशन सिस्टम कैसा होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किंग के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट और मॉडर्न आइडियाज को कौटिल्य यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें टैक्सेशन एक्सप्लॉइटेटिव तो नहीं होगा। और मौर्यन ऐसे भी, एक बात समझिए, एक साम्राज्य पीक पे तभी पहुंचता है जब टैक्सेशन का सिस्टम बढ़िया काम कर रहा हो, टैक्सेशन का सिस्टम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा हो। लेकिन ऐसा कंडीशन तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी है, लोग हैं, वो खुद समृद्ध नहीं हो। सो जब तक नीचे का किसान खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा, तब तक गवर्नमेंट का रेवेन्यू अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आएगा, और तब तक स्टेट अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आएगा। तो कभी भी अगर आप इतिहास में कोई बड़ा साम्राज्य देख रहे हैं या प्रॉस्पेरस साम्राज्य देख रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में आप फॉरगिवन मान सकते हैं। उनमें से एक बात, उसमें एक रोबस्ट टैक्सेशन का सिस्टम है, जनता नीचे से रेवेन्यू दे रही है। दूसरी बात, जनता रेवेन्यू क्यों दे रही है, क्योंकि जनता रेवेन्यू देने की कैपेसिटी में है, तो ये सिम्बायोटिक मामला रहेगा। सो इंडिया के पहले वाले जितने भी टैक्सेशन के सिस्टम रहेंगे वो सिम्बायोटिक नेचर के रहेंगे। कोई भी राजा एक्सप्लॉइटेटिव नहीं करेगा, क्योंकि इट्स नॉट इन देयर इंटरेस्ट। अ डेड फार्मर पेज नो टैक्स। एक मर गया किसान तो वो थोड़े टैक्स भरने वाला है। तो आप जब तक बेयरेबल रखिएगा तभी तक टैक्स निकलेगा, जहां वो बेयरेबल नहीं रहा तो टैक्स नहीं निकलेगा। सो एवरी किंग प्री ब्रिटिश एरिया में या कुछ सिम्बायोटिक नेचर रहेगा। मुगल में भी सिम्बायोटिक रहेगा। मुगल भी जो है वो प्रैक्टिकली इंडियंस थे। आप देखिएगा कि आधे मुगल मिले जुले हुए हैं, वो एक मिक्स कल्चर है। मुगल्स जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लोग हैं। मेडिवल में उनसे हम देखेंगे, उनका टैक्स सिस्टम भी, अगेन मुगल को जनरलाइज नहीं कर सकते। मुगल के खानदान में लायक भी आए हैं और नालायक भी आए हैं। तो जो लायक रहे हैं उनके समय में, जैसे अकबर, अकबर के समय में जो है वो मुगल एम्पायर, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी था, लोगों में समृद्धि था, टैक्सेशन का सिस्टम पीक चल रहा था। तो अगेन जो कैपेबल लीडर रहेंगे वहां पे जो है आप देखिएगा कि समृद्धि रहेगा, और वहीं पे फिर दूसरे आ जाएंगे तो नालायक हो जाएंगे। सो वो तो है अपनी जगह। मुगल सिस्टम का ही एक फीचर था कि उस समय में जजिया नाम का एक टैक्स लिया करते थे, तो जिसमें कि रिलीजियस टैक्स था कि नॉन मुस्लिम्स टैक्स भरेंगे, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम के लिए हम करेंगे। एक एक जो है सो इस तरीके का, अगेन ये अकबर के समय का बात नहीं है, ये दूसरे जो हमारे पास एक्टर्स थे उनका बात है। वो तो बहुत वेरिएशन है अकबर के टैक्सेशन के सिस्टम में। लेकिन इन सबको आप मेडिवल, ये ब्रिटिश से पहले के जितने भी भारत के टैक्स सिस्टम हैं, इन सबको आप जनरली स्पीकिंग सिम्बायोटिक बोल सकते हैं कि ये रूलर्स यहाँ पे रहने के लिए आए थे, और यहाँ पे रहने वाला शासक यहाँ के किसान को मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर किसान मर जाएगा तो फिर टैक्स कौन भरेगा, डेड फार्मर पेज नो टैक्स, राइट। सो सिम्बायोटिक रखेंगे। टैक्सेशन का पैटर्न बदल गया ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि कॉलोनियलिज्म है ना, हम जानते हैं कि कॉलोनियलिज्म यहाँ पे रहने के लिए है नहीं, लूट खसोट करके ले जाना है। तो अगर लूट खसोट के ले जाना है तो व्हाट डू आई केयर अबाउट अ डेड फार्मर, हमको तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। सो ब्रिटिश समय में, और मॉडर्न हिस्ट्री आप जो तैयार किए हैं उसमें आप देखिए कि पूरे ब्रिटिश पॉलिसी को हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियलिज्म हो क्यों रहा है, वो तो ठंडे इलाके के लोग हैं, हमारे गर्म इलाके में वो रहना भी नहीं चाहते हैं, क्यों यहाँ पे आकर के गर्मी में अपना स्किन काला कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, दैट इज द रीजन, है ना। सो हम ब्रिटिश काल में टैक्सेशन उटपटांग हो जाएगा, ये एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएगा। जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी से आप फेमिलियर हैं, उस टॉपिक पे हमारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। सो आप जानते हैं कि वो टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। तीसरा टैक्स सिस्टम जो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा वो आजाद के बाद हमारा वाला है, जिसको अभी हम लोग इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमारा प्रेजेंट टैक्स सिस्टम कैसा है ना। प्रेजेंट टैक्स सिस्टम हमारा कैसा है, ये हमारे पास्ट के अनुभव पर बना हुआ है, यानी कि पास्ट में जो चीजें हमारे पास हमने जो जो दिक्कत समझी
उन्हीं दिक्कत के आधार पे हमने अभी के मौजूदा टैक्स सिस्टम को डिज़ाइन किया है। यानी कि हम जहाँ पास्ट में देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा टैक्स किया, सबसे ज़्यादा परेशान किया, तो हम आज़ाद भारत में एक ऐसा टैक्स सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि एग्रीकल्चरल इनकम पे हम टैक्स ही नहीं कर रहे हैं। अगेन दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। हम एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अभी के टैक्स सिस्टम में वो जो ब्रिटिशर्स कभी भी रात में पहुंच जाते थे कि लगान निकालो, वैसा नहीं हो, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो, लोगों को भरने का समय मिले, लोगों के लिए कन्वीनियंस हो। 10 तरीके के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अभी के समय हम टैक्स में लगाते हैं। हम लोग समझेंगे कि आज के टैक्स के हम लोग किन किन फंडामेंटल फीचर्स पे जो है वो फोकस करते हैं, राइट। सो टैक्स का पास्ट हिस्ट्री का लिंक जो है वो इतना चीज कि टैक्स क्या है, टैक्स का इंडिया में नेचर क्या रहा है, और प्रेजेंट का टैक्स सिस्टम जो है वो असल में इन पास्ट एक्सपीरियंसेस और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ही समझा जा सकता है। अगेन टैक्स इज अ नेसेसरी पार्ट। टैक्स के बिना पब्लिक फाइनेंस नहीं हो सकता है। पर्सनल फाइनेंस भी जो है वो पब्लिक फाइनेंस के बिना नहीं हो सकता है। पब्लिक फाइनेंस वो व्यवस्थाएं इनेबल करती हैं जिसमें पर्सनल फाइनेंस जो है वो थ्राइव कर सकता है, जो कि एक क्यूमुलेटिव सर्विस ही हो सकता है, जो सबकी मिली जुली सेवा ही हो सकती है। सो दैट कंक्लूड्स कि हमारे पास टैक्स का पास्ट क्या है और ये क्या है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट पार्ट। हमारे पास टैक्स का प्रेजेंट क्या है। आज हम लोग टैक्स के स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे। आज हम लोग टैक्स के आइडियाज के लेवल पे ही बात करेंगे और टैक्स के स्पेसिफिक्स हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन इस क्लास को हम लोग थोड़ा ओवरव्यू के नेचर से रखें, है ना। सो आज के प्रेजेंट टैक्स को लेकर के दो तीन चीजें हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। मॉडर्न टैक्स का सिस्टम और व्हाट इज अ गुड टैक्स सिस्टम। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम होता है जिसको गुड टैक्स सिस्टम कहते हैं। देयर इज अ बैड टैक्स सिस्टम। सो टैक्स सिस्टम्स कैन बी ऑफ बोथ टाइम्स। सो व्हाट आर द निटी एंड ग्रिटी ऑफ टैक्स सिस्टम। दो तीन कॉन्सेप्ट हमको अभी के जगह पे क्लियर चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या क्लियर चाहिए कि एक चीज होता है टैक्सेशन में जिसको हम कहते हैं टैक्स कॉम्प्लायंस। ना, व्हाट इज अ टैक्स कॉम्प्लायंस। टैक्स बाय इट्स नेचर टैक्स जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन है। जब आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बिल को पास कर दिया तो दैट मोमेंट यू बिकेम लायबल। आपको टैक्स भरना है क्योंकि यू हैव प्रॉमिस्ड दैट यू विल पे दैट टैक्स। सो टैक्स इज अ ऑब्लिगेशन जो कि हर इंडियंस के सर पे आ जाता है जैसे ही वो हमारा फाइनेंस बिल पास हो गया, है ना। सो टैक्स नहीं देना असल में एक इलीगल होगा क्योंकि आप प्रॉमिस कर चुके हैं कि आप टैक्स देंगे। दैट वुड बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि यू विल बी पेइंग दैट मच ऑफ टैक्स। सो टैक्स कॉम्प्लायंस कहने का मतलब होता है कि देखिए कॉम्प्लायंस जनरल वर्ड के लेवल पे पहले बात कर लें। कॉम्प्लायंस मतलब अनुपालन हिंदी में कहते हैं। कॉम्प्लायंस मतलब होता है एक राइटफुल अथॉरिटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर का पालन किया जाना, दैट इज कॉम्प्लायंस। तो कोई भी राइटफुल अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उस ऑर्डर को जब आप कंप्लाई करते हैं, उस ऑर्डर को जब आप मानते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वट एवर द नेचर ऑफ द ऑर्डर में बी, तो हम कहेंगे कि यू आर इन कंप्लायंस। अब और इसका उल्टा डिफाइंड है। अगर आप उस ऑर्डर को नहीं कंप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि यू आर इन नॉन कंप्लायंस। आप उस ऑर्डर को नहीं कंप्लाई कर रहे हैं। ये जनरल बात है। आप अपने कल के गए ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे तो आपको कंप्लायंस रिपोर्ट नीचे से ऊपर भर के भेजने पड़ेंगे। ऊपर से सीनियर से आदेश आएगा अपने जिला में ये कीजिए, अपने यहाँ ये कीजिए। आप नीचे कर देंगे तो रिपोर्ट भर के ऊपर भेजेंगे कंप्लायंस रिपोर्ट की, डन 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 सर, कर लिए नीचे में, है ना। सो दिस इज कंप्लायंस जनरल सेंस में। कहीं पे भी अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो सबॉर्डिनेट को कंप्लायंस शो करना पड़ता है। दैट इज द रूल ऑफ पॉलिटी। क्योंकि अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब कि लेजिटिमेट पावर है जिसके पास ऑर्डर इशू करने का राइट है ना। सो उसका ऑर्डर नीचे में पालन होना चाहिए।
नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टैक्स कॉम्प्लायंस? टैक्स कॉम्प्लायंस का मतलब हम सिर्फ टैक्स के कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि जब एक आदमी टैक्स भरता है, जितना उसका बनता है ईमानदारी से भरता है, तो हम कहेंगे कि वो टैक्स कॉम्प्लायंस है। और जब आदमी टैक्स की चोरी करने का प्रयास कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कि टैक्स नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है ना। अलग अलग इकोनॉमीज में, अलग अलग गवर्नमेंट्स में, अलग अलग रिजीम्स में कॉम्प्लायंस का रेट फ्लक्चुएट करता है, कॉम्प्लायंस का रेट जो है वो वैरी करता है। अब देखिए, अगर लेट से कि हम जो हैं एक कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप एक दूसरे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हम लोग कहीं विदेश में हमारी मुलाकात हुई है, तो वहाँ आपसे अगर हमारी बात होगी तो हम आपको लेट से कि आपसे हम बोले कि देखिए ना, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे कंट्री में टैक्स कॉम्प्लायंस बड़ा कम है। मतलब कि लोग जो हैं वो टैक्स की चोरी ज़्यादा कर रहे हैं, लोग जो हैं वो उतना टैक्स भर नहीं रहे हैं। आपके यहाँ टैक्स कॉम्प्लायंस ज़्यादा है, कुछ सलाह दीजिए। तो आप हमको क्या क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए, आप हमको एक सलाह दे सकते हैं कि कहीं आपके यहाँ टैक्स का रेट तो बहुत हाई नहीं है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि टैक्स कॉम्प्लायंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? उसमें से एक चीज है रेट ऑफ टैक्स। जहां टैक्स का रेट बहुत हाई होगा तो वहां लोगों के पास इंसेंटिव होगा टैक्स को चोरी करने का। अगर आपके पास टैक्स जो है वो 25 लाख का लाइबिलिटी बन रहा है, तो आप 4 ठो पैन कार्ड बनाना पड़ा, 2 ठो जाली अकाउंट बनाना पड़ा, थोड़ा ये करना पड़ा, तो आप उतना बॉदर कीजिएगा। लेकिन अगर टैक्स आपका 100 रुपया, 125 रुपया का हो रहा है, तो आप यू वोंट बॉदर। आप टैक्स का अमाउंट कम है तो इंसेंटिव टू चीट रिड्यूसेस। सो टैक्स कॉम्प्लायंस को एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है टैक्स रेट। बहुत टैक्स रेट आप बढ़ाइएगा तो कॉम्प्लायंस का रेट आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। टैक्स रेट आप रिड्यूस कीजिएगा तो कॉम्प्लायंस का रेट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट? सो कॉम्प्लायंस वाले बात को हम यहीं पे रखते हैं। वी विल कम बैक टू कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का एक दूसरा डायमेंशन भी है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक तो टैक्स का हाई रेट। दूसरा चीज, लेट से आप दूसरा सलाह हमको क्या दे सकते हैं कि हमारे पास क्या गड़बड़ है? आप बोलेंगे कहीं आपका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। नो, दैट इज अनदर फैक्टर जो कि कॉम्प्लायंस रेट को प्रभावित करता है। अगर आप लंबा चौड़ा प्रोसेस बना के रखे हैं कि ऐसे फॉर्म लगाना पड़ेगा, 10th 12th का मार्कशीट लगाइए, पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए, वहाँ साइन कराइए, वहाँ अटेस्ट कराइए, वैसे भरिए, वैसे भरिए, वैसे भरिए, तो आदमी कहेगा कि यार चलो ठीक है, इंसेंटिव नहीं भी है, लेकिन मगजमारी करने के बजाय जो है सो हम नहीं टैक्स भरेंगे। सो एक दूसरा चीज है। तो आप जहाँ जो कंट्री, जो इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी अगर टैक्सेशन के प्रोसेस को सिंपल कर देता है कि आसानी से भर पाएंगे, इजीली दे पाएंगे, तो क्या दिखेगा कि कॉम्प्लायंस रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज इजियर टू पे टैक्स, है ना। तो दूसरा फैक्टर ये पड़ा हुआ है। तीसरा फैक्टर जो टैक्स कॉम्प्लायंस को प्रभावित करता है वो असल में बेस का फैक्टर है ना। टैक्स कॉम्प्लायंस को अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग किनारे रखिए। टैक्स कॉम्प्लायंस में हम लोग दो बात समझ के रखे हैं कि रेट ऑफ टैक्स इन्फ्लुएंसेस टैक्स कॉम्प्लायंस, और दूसरी बात क्या हम लोग समझ के रखे हुए हैं कि ये कम्बरसम प्रोसेस जो है वो टैक्स कॉम्प्लायंस को प्रभावित करता है। इसको किनारे रखते हैं। एक बेस का मामला समझिए। व्हाट इज अ बेस? टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो टैक्स पेयर्स होते हैं उसको हम टैक्स बेस कहते हैं। इनको हम टैक्स बेस कहते हैं, यानी कि कितने टैक्स पेयर है ना। आपसे अगर हम आप अगर बहुत पहले से इकोनॉमी और इस टॉपिक के बारे में अगर हम आप पढ़ाई नहीं किए हुए हैं और आपसे हम अभी पूछें कि आप जो है सो बेस और रेट के बारे में जो है आपसे अगर हम अभी के समय सिर्फ इतना पूछें कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो कि टैक्स भरते होंगे, तो आप लोग दिमाग में कहीं कहीं इधर फेसबुक उल्टा पे वो पे कुछ आर्टिकल उर्टिकल का आएगा। आप कुछ डाटा बोलिएगा कि बहुत कम लोग भरते हैं, 20%, 25%, कुछ कुछ आप इस तरीके की बात बोलने पे जाएंगे, है ना। ना, यहाँ पे डिटेल्स में एक शैतान छुपा है। ये जो आंकड़ा है असल में डायरेक्ट टैक्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं। इंडिया में टैक्स सभी भरता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप जब भी साबुन खरीद रहे हैं, नमक भी खरीद रहे हैं, तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं। बहुत छोटा अमाउंट भर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी टैक्स भर रहे हैं। तो कायदे से इंडिया में टैक्स तो सभी कोई भर रहे होते हैं। हाँ, डायरेक्ट टैक्स सभी नहीं भर रहे होते हैं।
डायरेक्ट टैक्स कौन लोग नहीं भर रहे होते हैं? जिनका सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे का इनकम है वो नहीं भर रहे होते हैं। तो 2.5 लाख से कम का इनकम है उन लोग को टैक्स नहीं भरना है, ऊपर वालों को हम करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स का बेस छोटा है ना। डायरेक्ट टैक्स के पेयर कौन है? जिनका जो पार्टिकुलर इनकम ग्रुप में पड़ेंगे, जो पार्टिकुलर एज ग्रुप में पड़ेंगे, वही डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। हम सबसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं। किसान एग्रीकल्चरल इनकम उन पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं। 2.5 लाख के नीचे के जो हुए उस पे हम डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं। हम उन पे इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस कई टाइप के हैं। इनकम टैक्स, मेरा खुद का टंग स्लिप कर गया, माइंडेड है ना। सो इनकम टैक्स उनसे हम नहीं लेते हैं, है ना। इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स, राइट। सो इनकम टैक्स उनसे हम नहीं लेते। तो इनकम टैक्स का हम क्या कहेंगे? बेस छोटा है, सब कोई नहीं पे कर रहा है इंडिया में। कायदे से देखिए तो फुल पॉपुलेशन का वो क्वार्टर साइज है जो कि आपका इनकम टैक्स भर रहा होता है, बाकी के लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे होते हैं। तो उसका बेस छोटा है। वहीं दूसरे साइड में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो हर कोई भर रहा होता है। हर सामान जो दुकान में बिक रहा है उसमें टैक्स इन्वॉल्व है। तो इंडिया में हर कोई, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन इंडियन इकोनॉमी में कर रहे हैं तो यू आर पेइंग सम फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हर कोई टैक्स भर रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। एक रिक्शा चलाने वाला भी भर रहा है, एक ऑटो वाला भी भर रहा है, एवरीबॉडी भर रहा है ना। उस टैक्स में अब हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेस बड़ा है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं, है ना। ये बेस का रेट के साथ भी रिलेशन है, यानी कि जब कभी आपको बेस नैरो करना पड़ेगा तो आपको रेट हाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस किस नेचर के हैं कि उसमें बेस नैरो है लेकिन उसमें रेट हाई है, लोग ज्यादा रेट पे करते हैं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे हैं? जिनका बेस तो वाइड है, इंडिया में सभी पे कर रहे हैं लेकिन रेट कम है। आप जब ज्यादा लोगों से ले रहे हैं तो आप रेट कम कर सकते हैं। तो आप जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें 32 पैसा 16 पैसा आप इस तरीके से जो है वो टैक्स का अमाउंट भर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस से कम है। सो नैरो, हमारे पास नैरो बेस हाई रेट और वाइड बेस लो रेट, दो तरीके का मॉडल है। डायरेक्ट टैक्सेस हम नैरो बेस हाई रेट पे मॉडल पे लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम वाइडर बेस लो रेट के मॉडल पे लेते हैं। नाउ यू वुड आस्क व्हाई, है ना। लेट्स एंटरटेन एन आइडिया। हम अगर इनकम टैक्स 2.5 लाख से नीचे वालों को लेते ही नहीं हैं और अगर इंडिया में क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ही है जो कि कायदे से इनकम टैक्स दे रहा है, तो लेट्स एंटरटेन एन आइडिया। आप कहेंगे कि सबको इस वहाँ टैक्स देने के स्थिति में नहीं है। एक रिक्शा वाला जो कि दिन में 100 रुपया कमा ही रहा है तो वो क्या टैक्स देगा, है ना। लेट्स एंटरटेन एन आइडिया कि इंडिया में हम सारे लोगों पे डायरेक्ट टैक्स लगा दें, इनकम टैक्स लगा दें और रेट ड्रॉप कर दें। लेट्स से कि 1 रुपया का टैक्स लगा दें। इंडिया में 125 करोड़ का 1.25 बिलियन का जनसंख्या है। अगर 1 रुपया का हम डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं और 1 रुपया किसी के लिए इनकन्वीनियंस नहीं होने वाला है। आई थिंक कि एक रिक्शा वाला, एक लोअर स्टेटा का पर्सन भी जो है, एक बड़ा शेयर जो है, हम बहुत समाज के वंचित वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी का 90-95% पॉपुलेशन है वो भी पे कर सकता है, राइट। इसमें गवर्नमेंट को 125 करोड़ रुपया भी निकल जाएगा। सो वाई नॉट डू दैट? आप बेस को छोटा क्यों रखें? क्योंकि कॉम्प्लायंस। हाउ डू यू इंश्योर अ कॉम्प्लायंस? नाउ डायरेक्ट टैक्सेस में एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे रहा होता है। गवर्नमेंट टैक्स लेने का राइट किसके पास है? राइटफुल अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट। टैक्स देने की लायबिलिटी किसकी है? जनता की। तो जनता को देना है, सरकार को लेना है। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली लिए दिए जा रहे हैं। इसमें हमारा नैरो बेस रखना हमारी मजबूरी है। 125 करोड़ लोगों पे 1-1 रुपए का इनकम टैक्स डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि फिर आप कंप्लायंस कैसे इंश्योर करेंगे? इंडिया में जो इतने से नैरो बेस पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इस पे कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट बना के रखा है जो कि सिर्फ एक टैक्स के बारे में सोचता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरे टैक्सेस नहीं, सिर्फ ओनली वन टैक्स के बारे में सोचता है।
इनकम टैक्स के बारे में, और उसकी जिम्मेवारी है कि ये जो आप बेस ले रहे हैं, भले ही नैरो बेस है, इनमें सब लोग ठीक से दिया है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। अगर आप बेस वाइड कर देंगे, 125 करोड़ को अगर आप टैक्स ब्रैकेट, इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे, तो आपका जो मौजूदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कोप नहीं कर पाएगा, और आपको फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स would become larger than the collected tax itself। तो ये एक जो है सो बैड टैक्स का सिस्टम है, ये बैड टैक्स का सिस्टम है ना। सो एक हमारे पास आप क्या देखेंगे कि आप 1 रुपए का टैक्स क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फिर कॉम्प्लायंस इंश्योर करने में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप जो है सो इनकम टैक्स आप उतना नहीं, डिपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं कर सकते। अभी जो मौजूदा डिपार्टमेंट है इतने लोग का इंश्योर कर रहा है, पैन कार्ड चेक करता है, अकाउंट देखता है, रिपोर्टिंग देखता है, इतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा है। 1-1 रुपया से आप नहीं कर पाएंगे। सो आपने डायरेक्ट टैक्स में बेस क्यों छोटा रखा है, टू इंश्योर कंप्लायंस। उस छोटे बेस पर ही कंप्लायंस इंश्योर किया जा सकता है, बड़े बेस पे कंप्लायंस नहीं इंश्योर किया जा सकता। और अगर बेस छोटा होगा तो नेचुरली आपको रेट हाई रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि फिर इनडायरेक्ट टैक्स में हम बेस कैसे बड़ा कर दिए। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बेस ऐसे बड़ा किए क्योंकि पॉइंट ऑफ कंप्लायंस हम टैक्स पेयर पे रखे ही नहीं। अगर हम टैक्स पेयर का कंप्लायंस, आपने जब पेप्सी पिया तो आपने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स दिया, लेकिन क्या सरकार आपसे पूछने गया कि कितना रुपया टैक्स बना, आप कितना रुपया पे किए, कितना पीछे का बकाया है। आपको सरकार को हिसाब किताब नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया कि डायरेक्ट टैक्सेस में ये है गवर्नमेंट, ये है टैक्स पेयर। इस टैक्स पेयर में, और टैक्स पेयर जो कि जनता का बड़ा बेस का सिर्फ एक छोटा सबसेट है, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, और इसमें कॉम्प्लायंस देखने के लिए आपके पास संस्था है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटीडी आपका इसी बात को देख रहा है कि ये छोटा सा टैक्स बेस उस पर दे रहा है कि नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स सभी दे रहे हैं, लेकिन इस सभी के लेवल पे आप कंप्लायंस नहीं इंश्योर करते हैं। आप क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि एक टैक्स पेयर कंपनी को देगा। तो कोई भी कंपनी जो मार्केट में सामान बेच रहा है तो वो उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो नीचे से टैक्स कलेक्ट करेगा। तो जैसे कि एंड पॉइंट पे जो भी B2C काम कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर काम कर रहे हैं, वो जब कंज्यूमर को बिल देंगे तो उस बिल में टैक्स जोड़ करके कंज्यूमर को देंगे, और कंज्यूमर जब बिल पे करेगा तो वो सर्विस प्रोवाइडर को या फिर गुड प्रोवाइडर को उसका कीमत तो देगा ही देगा, वो टैक्स भी देगा। ये जनता से, अब पेप्सी को जो कंपनी है, ये पेप्सिको की जिम्मेवारी है कि इंडिया में हर एक जो उसका पेप्सी का बोतल बिक रहा है उसके आदमी का टैक्स कलेक्ट करे। वो देखिए कि दुकानदार के मार्फत से कलेक्ट करा रहा है, कलेक्ट करा के उसके पास आएगा और ये गवर्नमेंट को देगा ना। इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स में इतने बड़े बेस से हम क्यों ले पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लायंस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, को आपको कंपनी के लेवल पे इंश्योर करना है। और इंडिया में देयर आर ओनली सो मेनी कंपनीज जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये देखना है कि इस कंपनी ने टैक्स का डाटा सही दिया कि नहीं, टैक्स जमा किया कि नहीं, इस कंपनी ने किया कि नहीं, इस कंपनी ने किया कि नहीं। यानी कॉम्प्लायंस के लेवल पे कम एंटिटीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू टैक्स पेयर। तो उसमें हम वाइडर बेस रख करके भी हम उसमें जो है कंप्लायंस इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि कंप्लायंस हम नीचे के लेवल पे नहीं देखते हैं, हम उसको ऊपर के लेवल पे देखते हैं। राइट। सो हम लोग टैक्स कंप्लायंस, बेस रेट, इनकी बात कर चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ओवरव्यू में बात कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो हमारा टॉप जाता है वो स्पेसिफिकली हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस में इंडिविजुअली बात करेंगे कि कौन डायरेक्ट टैक्स क्या है, कैसा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैसा ही जाएगा। ऐसा करते हैं कि इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो है वो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस से बात शुरू करेंगे, इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्सेस पे लेते हुए हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। बाकी किसी के पास कोई डाउट क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड तो प्लीज रेज, आई विल टेक दोस्त।
On what basis does government decide the rate of tax? Rate of tax government किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? गुड क्वेश्चन। दो तीन बेसिस पे डिसाइड करेगा। पहला बात तो ये है कि आपका इकोनॉमी का कैपेसिटी क्या है, कि इकोनॉमी कितना पे कर सकता है। इकोनॉमी अगर पे नहीं कर सकता है तो आप गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉसिबल टैक्स लगा के रख दे, क्या फर्क पड़ता है, पे ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि ये इकोनॉमी को रेगुलेट करने का टूल है। यानी कि उस समय इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, अगर हमको इकोनॉमी से पैसा निकालने का जरूरत है, इन्फ्लेशन का कंडीशन है, तो हम रेट को बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन को अगर घटाने का जरूरत है तो हम अगर बढ़ाने, अगर डिफ्लेशन साइड में है तो हम पैसा डालेंगे, रेट को कम कर देंगे। सो इट डिपेंड्स, दैट इज द पॉलिसी पार्ट। गवर्नमेंट के पास हाथ में है कि वो रेट्स को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। हर साल के बजट बिल जब वो पास किया तो वो उसमें पुराने एग्जिस्टिंग रेट में मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकता है, और अगर वो पास हुआ तो सिटीजन्स विल हैव टू पे। एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए फिर आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करें। टैक्स कंप्लायंस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पर डिपेंड करता है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पर नहीं डिपेंड करता है, वो इकोनॉमिक स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक स्ट्रेस इन्फ्लेशन के कंडीशन में भी आ जाएगा, इकोनॉमिक स्ट्रेस डिफ्लेशन के कंडीशन में भी आ जाएगा। लोग जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में होंगे तो कंप्लायंस रेट घटेगा, क्योंकि लोगों के पास इंसेंटिव टू चीट हो जाएगा। लोगों के पास खुद पैसा का दिक्कत हो रहा है, समस्या में है, तो टैक्स कंप्लायंस उस समय में गिरना ये है। वो इन्फ्लेशन के कंडीशन में भी आएगा, डिफ्लेशन के कंडीशन में भी आएगा। सो द फैक्टर इज इकोनॉमिक स्ट्रेस। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो आपके पास जनरेट होंगे उसको आप लोग ग्रुप में डालिए, और बाकी हम लोग वहां से देखेंगे। आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करें। हैव अ ग्रेट डे, और नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। इसी बात को यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हैव अ गुड नाइट।